गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप स्वस्थ रहे हमेशा। आप लोगों की पढ़ाई वगैरह अच्छी चल रही होगी, हमें उम्मीद है। आप लोग कंटिन्यूटी के साथ पढ़ रहे होंगे, ये भी हम आपसे उम्मीद रखते हैं। और आप लगातार मेहनत कर रहे होंगे, ये भी हमें आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है। चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़। आज शनिवार है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ सिविल प्रक्रिया संहिता 1908। आप लोगों को पता है कि शनिवार को हम आप लोगों के लिए, कोई भी शनिवार, जब से हम लोगों ने आप लोगों के लिए क्लास स्टार्ट की थी, कोई भी छुट्टी नहीं रही है। नॉन स्टॉप क्लास दी जा रही है आप लोगों को। तो आप लोग हमारे साथ मिलकर मेहनत करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, अगर आपको हमारी वीडियो और क्लासों का शेड्यूल अच्छा लगे और हमारी कंटिन्यूटी अच्छी लगे तो आप वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्रतिदिन क्लास का मिलता रहे। आप लोगों की सेवा में हम लोग जनरल स्टडी की क्लास भी कंटिन्यूटी के साथ चला रहे हैं, टेस्ट भी कंटिन्यूटी के साथ चल रहे हैं, और आप लोगों के लिए एक हफ्ते में हम करंट अफेयर की क्लास भी लेकर आते हैं। तो आप निश्चित होकर तैयारी करिएगा और तैयारी के साथ साथ आप अपनी तैयारी को जज भी करिएगा टेस्ट के माध्यम से, ताकि आप लोगों को ये पता चल सके जो हम क्वेश्चन कराते हैं वो क्वेश्चन वाकई में ही एग्जाम में आते हैं या नहीं आते हैं। आप प्रैक्टिस पेपर करिएगा। प्रैक्टिस इज ए वेरी मस्ट। प्रैक्टिस ही आपको अंतिम सफलता दिलाती है। चलिए, आइए देखते हैं सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 टेस्ट नंबर 26। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा दीवानी प्रकृति का वाद नहीं है। मतलब सिविल प्रकृति का है, दीवानी प्रकृति का नहीं है। दो वाद होते हैं, एक तो सिविल प्रकृति के मामले और एक दीवानी मामले। दीवानी माल वगैरह के जितने मामले वो दीवानी उसमें जाते हैं, और सिविल में फौजदारी वगैरह जितने भी मामले हैं वो सिविल प्रकृति के होते हैं। तो कौन सा एक दीवानी प्रकृति का नहीं है। देखिए, स्वैच्छिक भुगतान अथवा चढ़ावे की वसूली के लिए वाद। अगर आपने अपनी इच्छा से किसी को भुगतान किया है और अगर कोई चढ़ावे की वस्तु है और उससे वसूला गया कोई वाद है, तो वो बी ऑप्शन, भाड़े के लिए वाद, किराए के लिए वाद, सेवा के से बर्खास्तगी के लिए वाद। अगर किसी को सस्पेंड कर दिया गया है, सेवा से बर्खास्तगी के लिए वाद। तो बताइए कौन सा दीवानी प्रकृति का वाद नहीं है। इसमें हमारा राइट जो आंसर है वो है ए, स्वैच्छिक भुगतान अथवा चढ़ावे की वसूली के लिए लाया गया वाद। ये सिविल प्रकृति का वाद है, ना कि दीवानी प्रकृति का वाद है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2, दिल्ली निवासी कोई व्यक्ति है, वो दिल्ली में रहता है। ए बी के विरुद्ध, मतलब जो दिल्ली में रहता है वो व्यक्ति ए है और जो दूसरा व्यक्ति है वो बी है। मान लो मैं ए हूं, आप बी हो, के विरुद्ध कलकत्ता में मानहानिकारक कथन प्रस्तुत करता है। क्या बी ए के विरुद्ध वाद ला सकता है। मतलब जिसके विरुद्ध दिल्ली निवासी ए बी के विरुद्ध कलकत्ता में मानहानिकारक प्रस्तुत करता है। ए कहता है कि बी ने मेरी मानहानि की है और वो वाद लाता है। तो दूसरा पॉइंट ये उठता है, दूसरा प्रश्न ये उठता है, क्या बी भी ए के विरुद्ध वाद ला सकता है। अगर ला सकता है तो किस स्थान पे ला सकता है। ए, केवल दिल्ली में, बी, दिल्ली या कलकत्ता में, केवल कलकत्ता में, डी, कहीं नहीं। बताइए, जो बी वाद ला सकता है ए के विरुद्ध, पहले ए बी के विरुद्ध वाद लाया, कहां पर लाया, कलकत्ता में लाया। अब बी को लगा कि मैं, इसने मेरे खिलाफ गलत मामला वो किया है, तो क्या बी ए के विरुद्ध वाद लाएगा। तो लाएगा, बिल्कुल लाएगा, सत्य है अपने आप में। तो दिल्ली या कलकत्ता दोनों स्थानों में से कहीं पर भी वो वाद ला सकता है ए के खिलाफ। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से
किस पर्सन का निर्धारण निष्पादनकर्ता न्यायालय द्वारा नहीं किया जाना है? निम्न में से किस पर्सन का निर्धारण निष्पादनकर्ता न्यायालय द्वारा नहीं किया जाता है या नहीं किया जाना है? अज्ञप्ति का उन्मोचन, बी अज्ञप्ति का निष्पादन, सी अज्ञप्ति का संशोधन मतलब उसमें चेंज, अज्ञप्ति का संतुष्टि। बताइए निम्न में से किस पर्सन का निर्धारण निष्पादनकर्ता न्यायालय द्वारा नहीं किया जाता है? ए ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा सी अज्ञप्ति का संशोधन। सी आंसर राइट। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4, भरण पोषण में अज्ञप्ति के निष्पादन में किसी व्यक्ति का वेतन किस सीमा तक कुर्क किया जा सकता है? अगर कोई भरण पोषण से संबंधित मामला है, भरण पोषण याद रखना, भरण पोषण में अज्ञप्ति के निष्पादन में किसी व्यक्ति का वेतन सैलरी किस सीमा तक कुर्क की जा सकती है? कितनी सीमा तक कुर्क हो सकती है? कितने प्रतिशत कुर्क हो सकती है? 1/4, 1/4, 1/3, 1/3, आधा, हाफ, 1/2 और 2/3। बताइए कितनी सैलरी उसकी कुर्क की जा सकती है? उसकी जो सैलरी है वो 2/3 कुर्क की जा सकती है, 2/3। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 5, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80 के अंतर्गत सूचना देने के लिए कितनी अवधि अपेक्षित है? सिविल प्रक्रिया संहिता की जो धारा है वो 80 ये कहती है कि किसी व्यक्ति को अगर सूचना देनी हो तो उसके लिए उसे कितना समय अपेक्षित है, कितना सही समय है? 3 माह, 2 माह, 1 माह या फिर 4 माह? बताइए। वेरी गुड। सूचना देने के लिए जो अवधि है वो है सही 2 महीना। बी आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80 के प्रावधान हैं, 80 के जो प्रावधान हैं वो क्या है? बाध्यकारी हैं, बी निर्देशात्मक है, सी विवेकाधीन है। बताइए धारा 80 में जो उल्लेख किया गया है क्या वो बाध्यकारी है, जबरदस्ती बनवाया जाएगा, या फिर एक निर्देश है, मान सकते हैं अपनी मर्जी है, या फिर विवेकाधीन है, अपने विवेक से उसे मान सकते हैं? बताइए। वेरी गुड। वो जो है धारा 80 के जो प्रावधान है वो बाध्यकारी है, मान्य ही होंगे, कोई छूट नहीं दी जा सकती। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 7, सिविल प्रक्रिया की संहिता की धारा 96 के अंतर्गत किसके विरुद्ध अपील की जा सकती है? बताइए धारा 96 के अंतर्गत किसके विरुद्ध अपील की जा सकती है? मूल डिग्री के, प्राथमिक डिग्री के, द्वितीयक डिग्री के? बताइए। वेरी गुड। संविधान सिविल प्रक्रिया की संहिता धारा 96 के अंतर्गत किसके विरुद्ध अपील की जा सकती है? ये अपील की जा सकती है मूल डिग्री के विरुद्ध, जो मूल डिग्री है, ठीक, उसके विरुद्ध। क्वेश्चन नंबर 8, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 याद रखना, धारा 100 के अंतर्गत द्वितीयक अपील कहाँ दायर की जाएगी? जो प्रथम अपील है वो कहाँ होती है और जो द्वितीयक अपील है वो कहाँ पर दायर की जाएगी? जिला न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में, उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट और उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट। डी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में, मतलब उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों में। बताइए द्वितीयक जो अपील है वो दायर की जा सकती है केवल हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में। तो आंसर हो जाएगा राइट बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 है,
कैविएट निम्न किस समय अवधि के बाद परिवर्तन में नहीं हो रहेगा। मतलब कैविएट का कितने समय बाद वो अपने आप ही समाप्त हो जाएगा, लागू नहीं रहेगा। परिवर्तन मतलब लागू नहीं रहेगा। कितनी अवधि के बाद? कैविएट, याद रखना कैविएट। कैविएट निम्न किस समय अवधि के बाद परिवर्तन में नहीं रहेगा? 30 दिन बाद, 60 दिन बाद, 90 दिन बाद या फिर 120 दिन बाद। कैविएट जो है अपने आप ही 90 दिन के बाद स्वतः समाप्त हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, जहां वादी अपनी शक्ति या कब्जे के अधीन किसी दस्तावेज के आधार पर वाद लाता है, वहां उसे इसको या इसकी, याद रखना इसको या इसकी प्रतिलिपि को प्रस्तुत करना चाहिए। एक बार फिर समझ लीजिएगा, जहां वादी कोई वाद अगर दायर कर रहा है, अपनी शक्ति या कब्जे के अधीन किसी दस्तावेज के आधार पर, किसी एविडेंस के आधार पर, किसी साक्ष्य के आधार पर, किसी डॉक्यूमेंट के आधार पर वाद लाता है, वहां उसे इसको या इसकी प्रतिलिपि को प्रस्तुत करना चाहिए। ए, वाद पत्र के साथ, साक्ष्य देने के समय, जब न्यायालय आदेश करे। बताइए कब देना चाहिए? इसको या इसकी प्रतिलिपि को प्रस्तुत जो करना चाहिए वाद पत्र के साथ, जब वो वाद दायर करे तभी। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 11, वाद पत्र लौटाए जाने के अधीन है जब, मतलब वाद पत्र कब लौटाया जा सकता है, कौन सी स्थिति है, कब? वाद पत्र अपर्याप्त स्टाम्प पेपर पर है। अगर कोई वाद पत्र है और वो अपर्याप्त मतलब जितने उसकी रिक्वायरमेंट है स्टाम्प पेपर की उस पर नहीं है। बी है, वाद पत्र डुप्लीकेट में दाखिल नहीं किया गया है, अगर उसकी 2 कॉपी दाखिल नहीं की गई है। सी, वाद पत्र क्षेत्राधिकार न रखने वाले न्यायालय में दाखिल किया गया है। मतलब 2 चीज होती है, एक तो वो न्यायालय होता है या जुडिशियरी वो होती है जहां तक उसका क्षेत्राधिकार होता है, वो उस वाद पत्र को एक्सेप्ट कर लेगा। दूसरा न्यायालय होता है जहां तक उस वाद का क्षेत्राधिकार नहीं होता, उसे उस वाद की सुनवाई करने का अधिकार नहीं होता, तो इस तरह के न्यायालय वाद पत्र को दाखिल, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, वाद पत्र क्षेत्राधिकार न रखने वाले न्यायालय में दाखिल किया गया है। तो अगर वाद पत्र क्षेत्राधिकार नहीं है उसे और उसमें दाखिल कर दिया है तो वो लौटा सकता है उसे कि आप उस न्यायालय में, ये मेरा अधिकार नहीं है, उस न्यायालय में प्रस्तुत करें। क्लियर है? तो आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत एक वाद में विवादकों की रचना होती है। सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत एक वाद में विवादकों की रचना होती है। विवादक की रचना होती है। कौन सा वाद है? विधि के पर्सनों के संबंध में, अगर कोई विधि से संबंधित पर्सन है, कानूनी पर्सन है, उसमें लीगल पर्सन है तब। तथ्यों के पर्सन के संबंध में, अगर कोई फैक्ट है उसके संबंध में। तथ्यों व विधि के मिश्रित पर्सनों के संबंध में, जिसमें विधि भी हो और फैक्ट भी हो, दोनों का मिश्रित रूप हो, उसके संबंध में। डी है सभी के संबंध में। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो हमारा आंसर है वो है डी, सभी के संबंध में। देखो, विधि के पर्सनों के संबंध में भी, तथ्यों के पर्सनों के संबंध में भी, दोनों के मिश्रित संबंध में भी, तो आंसर डी हो जाएगा, सभी के संबंध में। क्वेश्चन नंबर 13, वाद पत्रों की रचना करना क्या है? वाद पत्र अगर कोई, उसकी रचना करना क्या है? पक्षकारों का कर्तव्य है, जो पक्षकार है ए और बी। न्यायालय का कर्तव्य है सी। पक्षकारों के अधिकारों का कर्तव्य है। बताइए किसका कर्तव्य है वाद पत्रों की रचना करना? यह है न्यायालय का कर्तव्य, न्यायालय का कर्तव्य। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 14, सिविल प्रक्रिया संहिता के निम्न प्रावधानों में से
कौन सा प्रावधान शपथ पत्र से संबंधित है? बताइए कौन सा ऐसा प्रावधान है जो शपथ पत्र से संबंधित है? आदेश 17, आदेश 19, आदेश 26। शपथ पत्र से जो संबंधित है वो है आदेश 19। आदेश 19 में शपथ पत्र का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, अस्थायी व्यादेश के बारे में उपबंध दिए गए हैं। अस्थायी जो व्यादेश है उसके बारे में जो उल्लेख किया गया है, उपबंध किया गया है, वो किस आदेश में किया गया है? आदेश 39, आदेश 40, आदेश 38, आदेश 37। बताइए किस आदेश में किया गया है? ये किया गया है आदेश 39 में। ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, सीपीसी सिविल प्रक्रिया संहिता निम्न प्रावधानों में से किस प्रावधान में कलेक्टर को, याद रखना, कलेक्टर को प्रापक नियुक्त किया जा सकता है? सीपीसी के किस प्रावधान में कलेक्टर को प्रापक नियुक्त किया जा सकता है? कौन सा प्रावधान है? आदेश 40 नियम 1, बी आदेश 40 नियम 2, आदेश 40 नियम 3, आदेश 40 नियम 5। बताइए किस प्रावधान में कलेक्टर को प्रापक नियुक्त किया जा सकता है? वो किया जा सकता है आदेश 40 और नियम 5 में। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी आंसर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थावर संपत्ति के लिए विभाजन का वाद उस न्यायालय में संस्थित होगा जहां, अस्थावर मतलब अचल संपत्ति से संबंधित जो भी वाद है वो उस न्यायालय में संस्थित होगा जहां क्या? जहां वादी रहता है, बी जहां वादी अपना व्यवसाय करता है, सी विषय वस्तु स्थित है, डी कोई नहीं, नन ऑफ दीज। अस्थावर संपत्ति, अचल संपत्ति संबंधित जो भी वाद है वो वहां पर लाया जाएगा जहां वादी विषय वस्तु या वादी का मूल स्थान हो। ठीक है, तो विषय वस्तु स्थित है जहां पर वो संपत्ति है और उसका मूल निवास स्थान है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किस मामले में न्यायालय कमीशन जारी नहीं कर सकता? कौन सा ऐसा मामला है जिसमें न्यायालय कमीशन जारी नहीं करता? किसी व्यक्ति के परीक्षण के लिए, अगर किसी व्यक्ति की जांच करनी है, लेखा जोखा का परीक्षण करने के लिए, विभाजन करने के लिए, डिग्री के निष्पादन के लिए। बताइए माननीय न्यायालय कमीशन जारी नहीं कर सकता। याद रखना, नहीं कर सकता। ये नहीं कर सकता डिग्री के निष्पादन के लिए। माननीय न्यायालय डिग्री के निष्पादन के लिए कमीशन जारी नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 19, डिग्री का निष्पादन करने वाले न्यायालय द्वारा किस पर्सन का निर्धारण किया जाएगा? डिग्री के निष्पादन करने वाले न्यायालय द्वारा किस पर्सन का निर्धारण किया जाएगा? डिग्री धोखे से अगर प्राप्त करी है तब, कोई व्यक्ति डिग्री का पक्षकार या इसका प्रतिनिधित्व है या नहीं, इस बात की जांच करेगा। ए और बी दोनों, केवल दूसरा। बताइए किस पर्सन का न्यायालय निर्धारण करेगा? इसमें करेगा कोई व्यक्ति डिग्री का पक्षकार है या नहीं, इसका प्रतिनिधित्व है या नहीं, तो आंसर हो जाएगा केवल दूसरा। ठीक है, केवल दूसरा मतलब बी। क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन आज के टेस्ट का, निम्नलिखित में से कौन अपीलीय न्यायालय की शक्तियों में शामिल नहीं है? अपीलीय न्यायालय की जो शक्ति है वो कौन सी एक नहीं है? वाद का नए सिरे से विचार करना, अगर कोई वाद है उस पर नए सिरे से विचार करना, मामले का अंतिम रूप से अवधारण, अंतिम रूप से निपटान करना, मामले का प्रतिक्षेपण करना, अतिरिक्त साक्ष्य को लेना। बताइए कौन अपीलीय न्यायालय की शक्ति में शामिल नहीं है? अपीलीय न्यायालय की जो शक्ति में शामिल नहीं है वो है वाद का
नए सिरे से विचारण करना। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। बाकी ये तीनों न्यायालय की शक्तियों में शामिल है। क्लियर? तो प्यारे छात्रों छात्रों, ये थी आज की हमारी टॉप 20 नंबर की सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 से संबंधित क्लास, जो आपके किसी भी एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले क्वेश्चन है। तो आप इन्हें अच्छी तरीके से पढ़ें और कोई भी अगर समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और कॉल भी कर सकते हैं। आपका स्वागत है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के साथ, नई एनर्जी के साथ। कल संडे है, कल आप लोगों का जनरल स्टडी का टेस्ट होगा। आप टेस्ट की तैयारी करके रखिएगा। टॉप 20 क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए मॉर्निंग में, कल सुबह 11 बजे मिलते हैं। चलिए, थैंक यू।